नमस्कार, मैं रंजन कुमार E2E क्लासेज में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग वीडियो सीरीज का सीटेट पेपर 1 का मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ज्यामिति लेकर आए हैं, ज्योमेट्री, जिससे कि हमेशा देखा गया है कि क्वेश्चन पूछा ही जाता है। पहले के वीडियोज के लिए आप जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक के जरिए जो है और भी जो है महत्वपूर्ण चैप्टर जो मैंने पढ़ाया है तो उसके जरिए जो है आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में प्रश्न हल करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, कुछ महत्वपूर्ण जो है टॉपिक्स हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है। बेसिक जो है अगर आपका मजबूत है तो आप प्रश्न जो है हल करने में आप ज़्यादा समय नहीं लोगे और सटीक उत्तर दोगे आप। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि कुछ परिभाषाएं जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जैसे कि पहले जो है हम लोग पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। बिंदु होता क्या है? बिंदु, आप पेन को है जितना नुकीला कर सकते हो करो और उसको जो है कॉपी पर गिरा दो तो जो चित्र बनेगा वही कहलाएगा बिंदु। तो बिंदु आपने देखा होगा कि जिस आकृति का कोई माप ना हो, आप जब पेन को गिराया आपने या पेंसिल को गिराया कॉपी पर तो एक बहुत ही छोटा सा निशान छोड़ कर गया, वो वही है बिंदु। तो बिंदु का परिभाषा क्या है? जिस आकृति का कोई माप न हो, अर्थात जिसका न लंबाई न चौड़ाई और न ऊंचाई हो, वही बिंदु कहलाता है। तो बिंदु किसी वस्तु या स्थान की सही स्थिति को दर्शाता है। बिंदु जो है अगर हमें बताना है मैप में, मानचित्र में, कि अगर कोई एक खास जगह पटना का गोल घर कहाँ है, तो पटना का गोल घर को हम मैप में अगर दर्शाते हैं तो एक बिंदु के जरिए दर्शाएंगे। अगर वहाँ हमने एक सर्कल बना दिया तो अगर उसको हम लोग जूम करते हैं तो गोल घर की जगह और भी बहुत सारी जगहें जो है उसमें शामिल हो जाएंगी। तो इसलिए जो है सही तरीका क्या है कि उसको अगर बिंदु से दर्शाया जाए तो आप सिंपली केवल गोल घर को आप दर्शा रहे हो। तो बिंदु समझ में आ गया। अब इसके बाद है रेखा। रेखा है क्या? लाइन। बिंदुओं का समूह जो सीधी पथ पर गमन करती हो, जिसे दोनों छोरों से अनंत तक बढ़ाया जा सके। अब यहां पर आपके सामने एक चित्र बनाया गया है A से B तक। परिभाषा के अनुसार अगर हम लोग देखें तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि यह बिंदुओं का समूह है। बिंदुओं का समूह, इसके अंदर अनगिनत बिंदु हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि यह सीधी पथ पर गमन कर रही है, तब यह क्या कहलाएगी? रेखा। पहचान का क्या तरीका है इसका कि दोनों ही छोरों पर आपको तीर का निशान देखने को मिलेगा। कहने का अर्थ क्या हुआ कि इस छोर से भी आप अनंत तक जा सकते हो और इस छोर से भी आप अनंत तक जा सकते हो। यह है रेखा। तीसरी जो परिभाषा है आपके सामने है रेखाखंड की। लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। तो रेखाखंड क्या है कि रेखा का वह भाग जिसमें दो अंत बिंदु हों। अंत बिंदु कहने का मतलब अब हम लोग उसके आगे नहीं जा सकते या उसके पीछे नहीं जा सकते हैं। तो दो अंत बिंदु हों जिसका माप निश्चित हो। जब अंत बिंदु मिल गया तब हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको स्केल से या कोई भी पैमाना हो नापने का, उससे हम लोग नाप सकते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर P और Q, ये P जो है अंत बिंदु है और यहाँ Q अंत बिंदु है। इस PQ की लंबाई हम नाप सकते हैं। यही है रेखाखंड। इसके बाद किरण। किरण क्या है? रे। किरण क्या है? रेखा का वह भाग जिसमें एक अंत बिंदु हो परंतु दूसरे छोर से अनंत तक बढ़ाया जा सके। उदाहरण के तौर पर हमने एक चित्र आपके सामने रखा है AB। इस छोर पर आपको तीर का निशान दिख रहा है, इसका मतलब कि इस तरफ से इससे अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है? ये अंत बिंदु है, इस तरफ आप नहीं जा सकते हो। तो ये AB क्या है? यह है किरण, रे। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समांतर रेखाएं तो सरल रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हों, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। और दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान रहती है। आप इसका एक सबसे बढ़िया उदाहरण आप ले सकते हो रियल लाइफ में, रेल की पटरी।
रेल की पटरी जो है हर एक बिंदु पर जो है उसकी जो दोनों पटरियों के बीच की दूरी होती है हमेशा समान होती है। तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है रेल की पटरी। तो यहां पर आपके सामने एक रेखा है AB और एक रेखा है PQ। ये दोनों क्या है, समांतर रेखाएं। और समांतर रेखाओं को दिखाने का एक सिंबल होता है, दोनों ही रेखा पर जो है आप बीच में तीर का निशान लगा दो तो ये समांतर रेखा का साइन हो गया। और इसे लिखा कैसे जाएगा, AB समांतर PQ। यह जो है डबल लाइन है खड़ा, ये समांतर रेखा का सिंबल है। तो समांतर रेखाएं समझ में आ गई आप लोगों के दिमाग में। समांतर रेखाओं में होता क्या है कि किसी भी बिंदु से अगर आप दूसरी रेखा की दूरी को लो तब हर एक बिंदु पर यह दूरी जो है समान होती है। और दूरी कभी भी नापा जाता है तो लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसके बाद अगला जो पॉइंट है आपके सामने है संपाती रेखाएं, कॉन्सिडेंट लाइंस। ये क्या है, जब दो या दो से अधिक रेखाओं के सभी बिंदु उभयनिष्ठ हों, कॉमन, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, जो एक रेखा में है वही बिंदु दूसरे रेखा में भी है, तो उन्हें संपाती रेखाएं कहते हैं। यहां पर आपको दिया गया है कि AB यह एक रेखा है और ठीक इसी के ऊपर एक और रेखा है PQ। अगर हम लोग AB की बात करें तो AB पर एक बिंदु है, मान लिया जाए M, तो यह बिंदु जो है वो PQ पर भी होगा। अगर मान लिया जाए एक बिंदु है PQ पर N, तो यह जो है AB पर भी है। तो जितनी भी बिंदुएं हम अगर लेते हैं तो वह जो है दोनों ही रेखाओं AB और PQ दोनों पर आपको मिलेंगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि AB और PQ दोनों संपाती रेखाएं हैं, कॉन्सिडेंट लाइंस हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो जब दो रेखाओं के बीच सिर्फ एक बिंदु उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो, तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो यहां पर आपको उदाहरण के तौर पर दिया गया कि एक रेखा AB है और एक रेखा CD है। इन दोनों के बीच में यह जो बिंदु है O, यह क्या है, कॉमन है। O बिंदु जो है AB रेखा पर भी है और CD रेखा पर भी है। यह जो है ये दोनों रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। O बिंदु AB और CD दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु है और इस O बिंदु को हम कहते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अगला जो पॉइंट है वह है संगामी रेखाएं, कंकरेंट लाइंस। यह क्या है, जब दो या दो से अधिक रेखाएं किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो उन्हें संगामी रेखाएं कहते हैं। यहां पर आपको देखने को बहुत सारी रेखाएं दिख रही होंगी। एक रेखा AE है, एक BF, एक AD, एक CG, और सभी जो है O बिंदु पर आकर मिल रही हैं। तो ये जितनी भी रेखाएं आपके सामने है यह कहलाएंगी संगामी रेखाएं। इसके बाद तिर्यक क्या होता है, तिर्यक कहने का मतलब है ट्रांसवर्सल। तो ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को प्रतिच्छेद करे उसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने एक AB रेखा है और एक PQ है जिसे T प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये जो T है यही आपका तिर्यक रेखा है। तो अगला जो पॉइंट है हमारे पास है समांतर रेखाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब देखिए ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, यह हमेशा आपका साथ देगा। अगर आप अच्छी तरह से समझ गए समांतर रेखाओं के गुण, उनके कोणों के बीच में आपस में क्या संबंध है, तो बहुत सारे प्रश्न जो है इससे संबंधित रहते हैं जिसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। कौन सा कोण किसके बराबर है, किस प्रकार से बराबर है ना। तो इसको आप बहुत ही बढ़िया से आप समझिए। तो पहले हमने क्या किया है कि एक AB रेखा लिया और एक PQ लिया जिसे ट्रांसवर्सल T जो है वो प्रतिच्छेद कर रहा है। तो हो क्या रहा है कि AB के साथ ये जो है 1 2 3 4 कोण बना रहा है। इसी प्रकार आपका PQ के साथ 5 6 7 और 8 नंबर का ये 4 कोण बना रहा है। तो कुल जो है 8 कोण आपको दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी खास बात, ये 8 जो है आपस में संबंधित है। संबंधित कहने का मतलब है कि अगर किसी एक का मान आपको पता है तो बाकी आप 7 का मान निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी खास बात। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से ये आपस में संबंधित है। तो यहाँ पर क्या है कि कोण 1 और 5 जो होंगे वो बराबर होंगे, 1 और 5। इसी प्रकार कोण 2 किसके बराबर होगा, 6 के।
कोण 3 होगा 7 के, और कोण 4 जो होगा वह कोण 8 के बराबर होगा। ये क्यों होता है? क्योंकि ये सारे कहलाते हैं संगत कोण, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये आपस में बराबर होते हैं, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। और कौन कौन सा होता है? एक छोड़कर ये 5, 2 ये छोड़कर 6। तो संगत कोण याद रखना है कि किस तरह से कौन कौन संगत कोण बन रहा है। अब आगे आते हैं तो कोण 4 और 5, अब दोनों समांतर रेखाओं के बीच में अगर एक ही तरफ देखो, तिर्यक के दाहिने या तिर्यक के बाएं, तो जो भी दोनों कोण आपको दिए गए हैं उनका योग हमेशा 180 डिग्री होगा। तो कोण 4 और कोण 5 मिलकर 180। इसी प्रकार उस तरफ अगर हम देखें तो कोण 3 और कोण 6 मिलकर 180 डिग्री, और ये होते हैं क्रमागत कोण, को इंटीरियर एंगल। और इसका एक और नाम दिया जाता है कंजिक्यूटिव एंगल, इस नाम से भी जाना जाता है, इससे आप कंफ्यूज नहीं होना। इसी प्रकार अगला कोण 3 और कोण 5 आपस में बराबर होंगे। अगर हम लोग देखें दोनों समांतर रेखाओं के बीच में, तो अंदर में तिरछा तिरछी 3 और 5 ये आपस में बराबर होंगे। इसी प्रकार 4 किसके बराबर होगा? 6 के। तो इसका नाम क्या होता है? ये होते हैं अंत एकांतर कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये आपस में बराबर होते हैं। और अगर हम लोग दोनों समांतर रेखा के बाहर, ऊपर और नीचे अगर देखते हैं तो कोण 1 और कोण 7 बराबर होगा। 1 किसके बराबर? 7 के। इसी प्रकार 2 नंबर जो कोण है वो 8 नंबर कोण के बराबर होगा। और इसको हम लोग बोलते हैं समांतर रेखा के बाहर के कोण है, इसलिए इसका नाम पड़ेगा बाह्य एकांतर कोण, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो इस टॉपिक को जितने भी प्रकार के कोण है, संगत कोण, क्रमागत कोण, अंत एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण, इसको आप अच्छी तरह से दिमाग में आप बैठा लीजिए। इसके बाद आता है कोण, एंगल। तो एंगल होता क्या है? कोण क्या है कि जब दो किरणों का अंत बिंदु एक ही हो तो कोण बनता है। दो किरण, एक किरण यहां से निकलता है A और यहां है B। इसी प्रकार A पॉइंट से ही एक और किरण C यदि निकलता हो तो देखिए दोनों किरण का एक ही अंत बिंदु है, कौन? A। तो यहां जो बन रहा है इनके बीच, यही कहलाता है कोण, एंगल। और इस बिंदु को, उभयनिष्ठ बिंदु को, इसको हम लोग कहते हैं शीर्ष, वर्टेक्स। और इस AB और AC को हम लोग कहेंगे कोण की भुजा, आर्म्स ऑफ एंगल। अब आते हैं कोण के प्रकार में। कोण कितने प्रकार के होते हैं? तो कोण कुल 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है न्यून कोण। न्यून कोण कहने का मतलब एक्यूट एंगल। तो होता क्या है? एक्यूट एंगल का जो मान होता है वो 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा, इसे हम कहेंगे न्यून कोण। इसी प्रकार समकोण कहने का मतलब हुआ 90 डिग्री, जिस कोण का माप 90 डिग्री हो वह कहलाता है समकोण, यानी कि राइट एंगल। अगला है अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल। तो जिस कोण का माप 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा हो वह कहलाता है अधिक कोण। कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। सरल कोण, या दूसरा नाम इसका दिया गया है रिजु कोण, स्ट्रेट एंगल। तो 180 डिग्री के कोण को हम लोग कहते हैं सरल कोण। इसे दूसरा नाम रिजु कोण भी दिया गया है, तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार प्रतिवर्ती कोण, या इसका दूसरा नाम भी है वृहत कोण। वृहत कोण मतलब बड़ा, रिफ्लेक्स एंगल। तो यह क्या है? 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, उसे हम कहेंगे प्रतिवर्ती कोण या वृहत कोण, रिफ्लेक्स एंगल। इसी प्रकार जो अंतिम है वह है पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट कहने का मतलब क्या? पूरा पूरा। तो अगर आप जो है एक चक्कर लगा देते हो तो यह जो कोण बनता है यह 360 डिग्री का बनता है। तो 360 डिग्री का कोण कहलाता है पूर्ण कोण।
अब हम लोग देखते हैं कि इन कोणों के गुण क्या हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल। तो पहला जो आपके सामने है वो है पूरक कोण। पूरक कोण यानी कि कंप्लीमेंट्री एंगल। तो पूरक कोण होता क्या है, दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो तो वो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे कि अगर हमने लिया कि ए जोड़ बी, दो कोण है, इनका योग अगर 90 डिग्री आपको मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि ए का पूरक कोण है बी और बी का पूरक कोण है ए। अगर ए आपको दिया गया है, उसका पूरक कोण निकालना है, तो आप क्या करो कि 90 डिग्री में से ए को घटा दो तो आपको उसका पूरक कोण मिल जाएगा। जैसे कि 30 डिग्री का पूरक कोण निकालना है तो आप 90 में से 30 घटा दो, 60 डिग्री, तो 30 डिग्री का पूरक कोण कितना हुआ, 60 डिग्री। इसी प्रकार 60 डिग्री का पूरक कोण होगा 30 डिग्री। यहां हमने एग्जाम्पल दे रखा है। इसी प्रकार समपूरक कोण क्या है, तो समपूरक कोण दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो। 180 डिग्री अगर योग आ रहा है तो वो एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे हमने एग्जाम्पल दे रखा है 80 डिग्री और 100 डिग्री को जोड़ने पर कितने मिलते हैं, 180 डिग्री। तो कहने का अर्थ क्या है कि 100 डिग्री का पूरक कोण 80 डिग्री है और 80 डिग्री का पूरक कोण 100 डिग्री है। तो पूरक कोण निकालने के लिए क्या किया जाता है कि दिए हुए कोण को 180 डिग्री में से घटा दिया जाता है तो आपको जो है उसका पूरक कोण मिल जाएगा। अगला है आसन कोण। आसन कोण यानी कि एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट बोलने का मतलब है कि अगल बगल, जो पड़ोसी हैं, एडजेसेंट। तो एडजेसेंट कहने का मतलब है कि दो घर, दो रूम जिनमें एक दीवार कॉमन हो। तो यहाँ कोण के बारे में भी कुछ ऐसा ही है कि आसन कोण क्या है कि दो कोण आसन कोण होंगे यदि उनका शीर्ष क्या होगा, एक ही होगा और एक भुजा उभयनिष्ठ होगी। एक भुजा उभयनिष्ठ कॉमन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक फिगर बना रहा हूं, यहां पर जो है ए, ये रहा बी, ये है सी और ये है डी। तो यहां जो ये कोण बन रहा है बी ए सी और एक कोण बन रहा है डी ए सी, ये दोनों जो है एडजेसेंट एंगल हैं। आसन कोण यहां देखिए शीर्ष दोनों का एक ही है और दोनों के बीच में ए सी भुजा जो है वह उभयनिष्ठ है, कॉमन है। रेखीय युग्म या इसे हम सरल रेखा के रैखिक कोणों के युग्म भी कहते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर होता क्या है, यदि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उन्हें हम रेखीय युग्म कहेंगे। युग्म मतलब होता है जोड़ा, ठीक है। तो यहां पर जो है दो आसन कोण का योग 180 होना चाहिए। तो यहां पर हमने एक सरल रेखा लिया, इस बिंदु पर, ए बिंदु पर ये जो पूरा कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का। अगर इसे हम दो भागों में बांटे तो यहाँ एक कोण ये मिला और एक कोण यहाँ ये मिला। अब इन दोनों को जोड़ने पर क्या मिलेगा, आपको 180 ही मिलेगा क्योंकि 180 को ही हमने दो भागों में बांटा था। तो ये जो दोनों कोण आपको मिले, अगर मान लिया जाए ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो बी ए डी प्लस सी ए डी ये दोनों मिलकर 180 होंगे और ये दोनों कोण कहलाएंगे रैखीय युग्म या सरल रेखा के रैखिक कोणों के युग्म। शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये क्या होता है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो विपरीत कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो यहाँ एक रेखा हमने लिया और एक रेखा हमने इस प्रकार से लिया। यह दोनों क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे को यहाँ इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो ये ऊपर जो कोण बन रहा है ये विपरीत कोण यानी कि इसके बराबर होगा, यही दोनों कहलाएंगे शीर्षाभिमुख कोण। इसी प्रकार से यह कोण इसके बराबर होगा, यह भी शीर्षाभिमुख कोण है। और यह क्या होता है कि आपस में ये बराबर होते हैं। अब हम लोग आते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, त्रिभुज। त्रिभुज होता क्या है, तीन रेखाखंडों से बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। तीन रेखाखंड और उससे जो बंद आकृति जो मिले उसी को हम लोग क्या कहेंगे, त्रिभुज। जैसे कि फिगर आपके सामने है ए बी सी, यह क्या है, एक त्रिभुज है। तो तीन रेखाखंड कौन कौन हुए, ए बी, फिर बी सी और ए सी। तो इससे जो मिलकर बंद आकृति बनी वही
है त्रिभुज। इसमें होता क्या है, तो इसमें तीन भुजाएं कौन कौन है, तो एक है ए बी, दूसरा है बी सी और तीसरा है ए सी। और इसे हम लिखते कैसे हैं, त्रिभुज का ये साइन दिया जाता है, त्रिभुज ए बी सी। तीन कोण होते हैं, तीन कोण कहाँ कहाँ बन रहे हैं, एक देखिए इस बी बिंदु पर, एक ए बिंदु पर और एक सी बिंदु पर। ये तीन कोण जो है त्रिभुज में होते हैं। इसी प्रकार तीन शीर्ष भी होते हैं। तो शीर्ष कहाँ कहाँ है, जहाँ दो रेखाखंड आपस में मिले उसे हम शीर्ष कहेंगे। तो ए बिंदु, बी बिंदु और सी बिंदु पर हम देख रहे हैं कि दो रेखाखंड आपस में मिल रहे हैं, तो ए शीर्ष है, बी शीर्ष है और सी भी शीर्ष है, वर्टिसेज। अब आते हैं इसके क्षेत्रफल में। तो कोई भी बंद आकृति जो है वो कुछ स्थान घेरती है, उसी को हम लोग कहते हैं क्षेत्रफल, उस बंद आकृति का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज भी क्या है, एक बंद आकृति है, 2 डायमेंशनल फिगर। तो यह भी कुछ स्थान घेरेगा, तो इसका कुछ क्षेत्रफल होगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला आपको दिया गया है कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। यहाँ पर हमने क्या किया है कि आधार BC को मान लिया। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी आप आधार मान रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग ऊंचाई जो होगा वो विपरीत शीर्ष से डाला हुआ जो लंब होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स, वही कहलाता है इसका ऊंचाई। ये ऊंचाई आपके सामने है AD। तो अगर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल के बारे में अगर पूछा जाए आपसे, तो ये आप क्या दोगे, तो 1/2 गुने आधार हमने क्या लिया है BC और ऊंचाई कौन है, तो AD। यह फॉर्मूला जो है किसी भी त्रिभुज में अप्लाई हो सकता है। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है किसका, ट्रायंगल का। तो त्रिभुज है तो उसका कुछ गुण भी होगा। तो गुण के बारे में हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज का कौन कौन सा गुण है, और इसको आपको हमेशा याद रखना है। सिंपल सा चीज है, त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, तो तीनों कोणों का योग ऑलवेज 180 होगा, न 1 डिग्री कम न 1 डिग्री ज़्यादा। अगर 1 डिग्री कम हुआ तो कभी भी त्रिभुज नहीं बनेगा, और अगर 1 डिग्री 180 से ज़्यादा भी हुआ तो कभी भी त्रिभुज नहीं बनेगा। तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होगा। तो इससे संबंधित जो है प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आपको 3 कोण दे दिए जाएंगे और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। हर ऑप्शन में आपको 3-3 कोण है, बताना है आपको कि इससे त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा। तो आपको देख लेना है तीनों कोण को जोड़कर कि 180 आ रहा है या नहीं। यदि आ रहा है तो कोण त्रिभुज बनेगा, और यदि योग 180 नहीं आ रहा है तो त्रिभुज कभी नहीं बनेगा। इसी प्रकार इसका अगला गुण क्या है कि किन्हीं 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। त्रिभुज की 3 भुजाएं, तो तीनों भुजाओं में क्या है कि कोई भी 2 भुजा को आप जोड़िए, जोड़ने के बाद जो उसका माप आता है वो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। अगर बड़ा नहीं हुआ, बराबर हुआ या छोटा हुआ तो ये त्रिभुज बनेगा ही नहीं। तो 2 भुजा, अगर मान लिया जाए इन दोनों भुजा को जोड़ा जा रहा है तो ये हमेशा इससे बड़ा होना चाहिए। तो 2 भुजा का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा, इसको याद रखना है। तीसरा जो पॉइंट है कि जो कोण सबसे बड़ा होता है उसका विपरीत भुजा सबसे बड़ा, और इसी का ठीक उल्टा वाइस वर्सा कि जो कोण सबसे छोटा उसका विपरीत भुजा सबसे छोटा होता है। तो इसको आप समझिए कि अगर हमने मान लिया कि यहाँ A है, B है और ये C है, यदि A, B और C में हमने कह दिया कि कोण A जो है वह सबसे बड़ा, इसके बाद कोण B और सबसे छोटा कोण C, तो इसके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि कौन सी भुजा सबसे बड़ी है, कौन सी भुजा मंझली है और कौन सी भुजा सबसे छोटी है। तो देखिए करते क्या है, कोण A की विपरीत भुजा कौन है, BC, तो BC जो है वो सबसे बड़ी भुजा। फिर B, तो B की विपरीत भुजा कौन, AC, तो B से छोटा AC, और इसके बाद आखिरी जो सबसे छोटा मिलता है भुजा वो मिलता है C का विपरीत, क्योंकि C सबसे छोटा दिया गया है, AB। तो ये सही क्रम हुआ भुजा लिखने का। इसके बाद अगला जो बिंदु है
यदि त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए तो बहिष्य कोण विपरीत अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। किसी भी त्रिभुज में यदि किसी एक भुजा को बढ़ाई जाए तो बाहर में जो कोण बनता है इसी को हम लोग बोलते हैं बहिष्य कोण, एक्सटीरियर एंगल। तो यह जो है यह विपरीत अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। अगर हम मान लें कि यह कोण जो है 1 नंबर, 2 नंबर, ये 3 और यह 4 है, तो कोण 4 जो होगा वह जो है कोण 1 जोड़ कोण 2 के बराबर होगा। इसको हम लोग साबित भी कर सकते हैं। 5वां बिंदु जो है त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है। अब यहाँ जो ये पॉइंट दिया जा रहा है माध्यिका, तो माध्यिका है क्या बेसिकली? तो किसी भी त्रिभुज में किसी भुजा के मध्य बिंदु और उसके विपरीत शीर्ष को मिलाने वाली रेखाखंड ही माध्यिका कहलाती है। किसी भी भुजा के मध्य बिंदु उसके विपरीत शीर्ष को मिलाने वाली रेखाखंड, अगर मान लिया जाए इसका मध्य बिंदु ये है तो इससे विपरीत शीर्ष को मिलाने वाली रेखाखंड यह क्या करती है? कोई भी माध्यिका हो त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट देगा। याद रखिएगा किसी भी त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती है। इसी के आधार पर समबाहु त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं बराबर होती है। यह जो है केवल समबाहु त्रिभुज में होता है जिसमें तीनों माध्यिकाएं बराबर होती है। अन्यथा और भी जितने तरह के त्रिभुज हैं उसमें माध्यिकाओं का माप अलग अलग होता है। अब हम लोग आते हैं त्रिभुज के प्रकार में, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को समझने के लिए जो त्रिभुजों को बांटा गया है वो 2 प्रकार से बांटा गया है। एक बांटा गया है आपको भुजा के आधार पर और एक बांटा गया है कोण के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग भुजा के आधार पर समझते हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें सबसे पहला है समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इसमें होता क्या कि इसकी तीनों भुजाएं तथा तीनों कोण बराबर होते हैं। यहाँ पर आपके सामने दिया गया है एक त्रिभुज A, B और मान लिया ये C है। तो इसमें जो तीनों भुजाएं होंगी वो आपस में बराबर और तीनों कोण भी आपस में बराबर, यानी कि कहने का मतलब कि ये कोण और ये कोण तीनों आपस में बराबर। और ये तीनों कितने डिग्री के होंगे? 60 डिग्री के। अभी हम लोग अगले वीडियोज में जो है इसके क्षेत्रफल परिमाप के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग केवल जो है इस वीडियो में आपको परिभाषा के बारे में बता रहे। इसी क्रम में दूसरा जो त्रिभुज है वो है समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। यह क्या है कि इसकी 2 भुजाएं, कोई भी 2 भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो यहां पर आपके सामने दिया गया है एक त्रिभुज जिसमें यह भुजा बराबर दिखाया गया है और यह भुजा जो है वो अलग होता है। ये अगर मान लिया जाए A है तो ये भी A, लेकिन ये डिफरेंट होगा। तो इसमें याद रखना है आपको कि बराबर भुजाओं के विपरीत कोण भी बराबर होते हैं। तो बराबर भुजा कौन कौन है? ये और ये, इसका विपरीत ये और इसका विपरीत ये। तो जो भी दोनों आधार वाले कोण है ये क्या है? बराबर है। अगर मान लिया जाए इस तरह से अगर ये दिया जाता कि ये भुजा इसके बराबर, तो इसका विपरीत जो कोण होगा ये और इसका विपरीत जो कोण होगा ये आपस में बराबर होंगे। अगला जो है विषम बाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल। इसकी सभी भुजाएं असमान होती है और सभी कोण भी असमान होते हैं। यहाँ आपके सामने दिया गया है चित्र जिसमें तीनों भुजाएं आपस में देख सकते हैं आप कि कोई भी बराबर नहीं है, तीनों ही अलग अलग माप के हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज। इसके बाद हम आते हैं त्रिभुज के प्रकार में। अगला जो आधार है उस पर बात करते हैं। तो आगे जो है त्रिभुज को बांटा गया है कोण के आधार पर, अकॉर्डिंग टू एंगल। ये इसमें कौन कौन से त्रिभुज आते हैं? तो पहला है न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो वह त्रिभुज जिसमें सभी कोण 90 डिग्री से कम हो न्यून कोण त्रिभुज कहलाते हैं। तो सभी कोण, जितने भी कोण आपको देखने को मिलेंगे वो सभी जो है 90 डिग्री से कम होंगे। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण, सिर्फ एक कोण 90 डिग्री का हो तो वह कहलाता है समकोण त्रिभुज।
यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है कि हमने इसे 90 डिग्री दिखाया है। इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज का एक उदाहरण है। और आपके सामने एक छोटा सा एक प्रश्न भी है कि एक त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने समकोण हो सकते हैं? 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं? सोचना आप इसके बारे में। इसी प्रकार छठा जो त्रिभुज का प्रकार है कोण के आधार पर, वह है अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। तो यह क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो ये एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हमने यहां दिखाया है। बाकी जो दोनों कोण होंगे वो न्यून कोण होंगे। समकोण त्रिभुज में भी अगर ये एक कोण 90 डिग्री हो रहा है तो बाकी दोनों कोण न्यून कोण होंगे। तो आपके जो मैंने अभी प्रश्न पूछा था तो उसका उत्तर आपके सामने है। अधिक से अधिक एक ही कोण होगा जो समकोण होगा, या अधिक कोण त्रिभुज में केवल एक ही कोण ऐसा हो सकता है जो अधिक कोण यानी कि 90 डिग्री से बड़ा होगा। इसी क्रम में एक तरह का और भी त्रिभुज है जिसे हम कहते हैं समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रकार है। तो यह होता क्या है? नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, समकोण यानी कि 90 डिग्री, लेकिन इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? समद्विबाहु। समद्विबाहु कहने का मतलब कि दो भुजा आपस में बराबर। तो ऐसा समकोण त्रिभुज जिसमें समकोण बनाने वाली भुजाएं बराबर होती है। समकोण बनाने वाली भुजा यह है और ये है, तो ये दोनों क्या है? आपस में बराबर भी हैं। तभी जाकर इसका नाम पड़ा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब यह जो थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि यह जो प्रमेय लगता है, थ्योरम लगता है, यह हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। ऐसा त्रिभुज जो समकोण हो, बस उसमें ही पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया जाता है। तो यह थ्योरम कहता क्या है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो आपको कर्ण, लंब और आधार, इसके बारे में अगर आइडिया ना हो तो बस थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता दे रहा हूं। जहां 90 डिग्री आपको दिख जाए उसकी विपरीत भुजा हमेशा कर्ण होती है। और आप याद रखना कि कर्ण जो है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है, क्योंकि बाकी जो दोनों कोण होंगे इन दोनों का योग 90 डिग्री होता है। यह अकेला 90 है, यानी कि सबसे बड़ा कोण समकोण 90 डिग्री। तो हमने अभी पहले पढ़ा था कि जो कोण सबसे बड़ा उसका विपरीत भुजा सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा भुजा कौन होता है? कर्ण। बाकी जो बचा इसको हम लोग आधार बोल सकते हैं और इसको हम लोग लंब बोल सकते हैं। परपेंडिकुलर यानी कि P से दिखाया जाता है, बेस B से दिखाया जाता है, हाइपोटेनस H से दिखाया जाता है। तो यहाँ पर क्या हम लिख सकते हैं इसको दूसरे भाषा में? H का स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यही है आपका पाइथागोरस थ्योरम और इस फार्मूला को हम लोग पाइथागोरस फार्मूला के नाम से जानते हैं। तो अभी इस वीडियो में हम लोग इतना ही लेकर आए हैं। आगे भी जो है हम लोग त्रिभुज और चतुर्भुज से संबंधित वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो है नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और जिन्होंने रजिस्टर्ड न किया हो तो कृपया गूगल फॉर्म के जरिए हमारे साथ रजिस्टर्ड होइए। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।